नागरिकता अधिनियम 1955 ये हमारा अगला टॉपिक था। द सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें क्या था कि जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 11 के आधार पर संसद को जो है वो शक्ति था, अनुच्छेद 11 से जो है संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो नागरिकता पर कानून बना सकता है। तो इसी का जो है प्रयोग करते हुए संसद जो है नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। हम लोग जो है इसके प्रावधान वगैरह देखेंगे। और इस अधिनियम में जो है नागरिकता के अर्जन, समाप्ति और अन्य संबंधित प्रावधान दिए गए थे। और 1955 से 2005 के बीच में इसमें बहुत बार संशोधन किया गया। 2005 के बीच में 8 बार इसमें जो है संशोधन किया गया। और लगभग जितने भी संशोधन होते हैं वो है इसी में संशोधन किया जाता है और इसी को संशोधन करके जो है अलग नागरिकता अधिनियम बनाया जाता है। हम देखते हैं इसमें जो है नागरिकता के अर्जन के लिए क्या करें प्रावधान थे। नागरिकता का अर्जन, ये नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 से 7 के अंतर्गत जो है नागरिकता के अर्जन के बारे में कहा गया है। और इसमें जो है 5 तरीके बताए गए हैं जिससे जो है नागरिकता अर्जन किया जा सकता है। और वो 5 तरीका कौन कौन सा है? तो एक है जन्म से नागरिकता, दूसरा है वंश के आधार पर नागरिकता, तीसरा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता, चौथा है देशीयकरण द्वारा नागरिकता, और आखिरी जो है वो है राज्य क्षेत्र के समावेशन द्वारा नागरिकता। तो ये 5 तरीके जो है वो इसमें दिए गए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ये जो धारा 3 से 7 है इसी के बीच में 5 तरीके बताए गए हैं जिससे नागरिकता जो है वो अर्जन किया जा सकता है। एक है जन्म से नागरिकता, एक है वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, देशीयकरण द्वारा नागरिकता और राज्य क्षेत्र के समावेशन द्वारा नागरिकता। अब हम लोग जो है देखते हैं जन्म से नागरिकता, सिटीजनशिप बाय बर्थ। इसमें क्या कहा गया, इसकी चर्चा जो है ये धारा 3 में इसकी चर्चा की गई है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 में इसकी चर्चा की गई है और इसमें कहा गया है कि इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी वर्ग में शामिल है तो वह जन्म के आधार पर
भारत का नागरिक माना जाएगा। और वो वर्ग कौन कौन सा दिया गया है? तो पहला वर्ग ये है कि उसका जन्म जो है 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन हुआ, ठीक है, या फिर उसके बाद हुआ, लेकिन उसके बाद में 1 जुलाई 1987 से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ। भारत के राज्य क्षेत्र। दूसरा वर्ग क्या है? दूसरा वर्ग है जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 को या फिर उसके बाद, किंतु 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में साथी तथा उसके माता पिता में से कम एक व्यक्ति उसके जन्म के समय भारत का नागरिक रहा। पहला वर्ग जो है कि उसका जन्म जो है 26 जनवरी 1950 के भारत में हुआ है। दूसरी चीजें हैं दूसरी चीजें जो है जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 को या फिर उसके बाद, किंतु 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ तथा उसके माता पिता में से कोई कम से कम एक व्यक्ति उसके जन्म के समय भारत का नागरिक रहा है। तो पहला वर्ग जो है ये है कि 26 जनवरी को जन्म हुआ हो या फिर उसके बाद जन्म हुआ हो, लेकिन 1 जुलाई 1947 से पहले के भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो तो वो जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके बाद अगर जो है उसका जन्म 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद जो है यानी 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो और साथ ही साथ उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति उसके जन्म के समय भारत का नागरिक है तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। इसमें 1 जुलाई 1987 इसमें महत्वपूर्ण है, जो बार समय आ रहा है 1 जुलाई 1987। इस दिन जो है 1986 में जो संशोधन किया जाता है, यानी 1986 का नागरिकता संशोधन ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1987 को। ये जो 86 में संशोधन हुआ था वो 1 जुलाई 1987 को लागू हुआ था और जो एक डेट और 3 दिसंबर 2004, ठीक है, 2004
इस दिन जो है, जो 2003 में संशोधन किया गया था, उसका संशोधन था। तो इसलिए ये दोनों डेट जो है इसमें दिया गया। उसके बाद जो है तीसरा वर्ग जो है वो है जिसका जन्म 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में हुआ हो तथा वह निम्नलिखित दो में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। और वो शर्त क्या है, इसको ले लेते हैं हम लोग फर्स्ट शर्त। इसमें शर्त है कि उसके माता और पिता दोनों भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना, या फिर जो है दूसरा शर्त है उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक, में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा जो है वो अवैध प्रवासी था, अवैध प्रवासी ना। तो ये एक कैटेगरी हो गया। एक कैटेगरी कौन सा है, एक कैटेगरी में ये बताया गया है कि किन लोगों को जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं प्रदान की जा सकती है। ठीक है, तो वो है दो तरह के व्यक्तियों को जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती, की जाती है। और वो पहला कौन सा है, वो है यदि जन्म लेने वाले, जो बच्चा जन्म लिया है, जन्म लेने वाले बच्चे, उसका जो माता पिता है वो विदेशी राजनयिक है, यानी भारत में उसके माता पिता भारत में, यानी फॉरेन डिप्लोमेट जिसको कहते हैं, राजनयिक। फॉरेन डिप्लोमेट की हैसियत से अगर वो रह रहे हैं और भारत के नागरिक ना हो तो जो है उन्हें भारत की नागरिकता जन्म के आधार पर नहीं दी जा सकती। दूसरा जो है वो है कि यदि जन्म लेने वाले बच्चे के माता या पिता किसी शत्रु देश के नागरिक हैं। शत्रु देश का नागरिक क्या होता है, एनिमी, एलियन। और बच्चे के जन्म के समय उसके जन्म का क्षेत्र शत्रु देश के नियंत्रण में न हो, शत्रु देश के नियंत्रण में
इन्हें भी जो है जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जा सकती है। अब जो हम लोग देखते हैं वंश के आधार पर नागरिकता, जो दूसरा हमारा था, जो दूसरा हमारा था वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता। और इसकी चर्चा जो है धारा 4 में किया गया और इसके अनुसार कहा गया है कि भारत के बाहर जन्म लेने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति उसको किस आधार पर भारत की नागरिकता का आवेदन कर सकता है, तो वो जो है निम्नलिखित आधारों पर भारत की नागरिकता का आवेदन कर सकता है। और वो आधार क्या है? तो एक आधार ये है कि यदि उसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किंतु 10 दिसंबर 1982 से पहले हुआ, और साथ ही जो है उसका पिता, यहाँ पे पिता दिया गया है, माता पिता नहीं, उसका पिता है, उसके जन्म के समय भारत का ये चीज़ें। और जो इसमें 10 दिसंबर 1992 की बातें की जा रही है, 10 दिसंबर 1992 इस दिन जो है 1992 का नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है लागू हुआ था। नागरिकता संशोधन इसलिए दूसरा चीज है कि यदि उसका जन्म 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद हुआ हो तथा अब यहाँ पर माता पिता दोनों आ जाएंगे, माता पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय भारत हो, ये चीजें उसे जो है वंश के आधार पर नागरिकता दी जाती है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है 3 दिसंबर, जैसे कि अगर यहाँ पर लिखनी है 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक तभी हो सकता है यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास
में उसके जन्म का पंजीकरण करा दिया जाए। 1 वर्ष यहाँ पर फिक्स कर दिया जाए, करा दिया, उसे ही वंश के आधार पर नाम करना चाहिए। अब हमारा जो है अगला है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। इसकी चर्चा जो है धारा 5 में किया गया है, और इसके अनुसार जो है कोई व्यक्ति जो अवैध प्रवासी नहीं है, भारत का नागरिक, ये सबके लिए नागरिक बनने के लिए भारत सरकार के समक्ष जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, और सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। और कौन कर सकता है? तो आगे जो है वो निम्नलिखित वर्ग में वर्गों में से किसी एक में शामिल होता है तो भारत सरकार नागरिक के तौर पर उसका पंजीकरण कर सकते हैं। अब वो वर्ग कहते हैं, तो वर्ग जो है, जैसे एक वर्ग है कि ऐसा व्यक्ति जो है पंजीकरण, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो है पंजीकरण कर रहा है तो पंजीकरण का आवेदन करने से ठीक पहले 7 वर्षों से साधारण भारत में रह रहा हूँ। ये हो सकता है। दूसरी चीजें, दूसरा वर्ग है भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो साधारणतः अविभाजित भारत मतलब जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन जो साधारणतः अविभाजित भारत से बाहर किसी देश में रह रहा है, या फिर वह व्यक्ति जिसका विवाह भारतीय नागरिक से हुआ है और वह पंजीकरण हेतु आवेदन करने से ठीक पहले 7 वर्षों से साधारणतः भारत में रह रहा है, या
या फिर जैसे कि भारतीय नागरिक के अवयस्क बच्चे हो सकते हैं, इसको भी पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिल जाएगा। दूसरा जो है पूरी आयु व क्षमता के हुए व्यक्ति जिसके माता पिता भारतीय नागरिकों के रूप में पंजीकृत थे, उन्हीं में जो है रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता मिल जाएगा। या फिर पूरी आयु व क्षमता के हुए व्यक्ति जो स्वयं या जिनके माता पिता में से कोई स्वतंत्र भारत में कभी भी नागरिक रह चुके हैं और अब पंजीकरण का आवेदन प्रस्तुत करने से ठीक पहले 1 वर्ष से भारत में रह रहे हैं, इन्हीं में या फिर ये F हो गया था ना, तो ये G हो जाएगा। पूरी आयु व क्षमता के वे व्यक्ति जो 5 वर्षों से, यहाँ पर एक टर्म है उसको समुद्र पारीय भारतीय नागरिक, इसको OCI, इसको इनकी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इन 5 वर्षों से समुद्र पारीय भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत। अभी हम देखेंगे OCI क्या है। और नागरिकता हेतु पंजीकरण का आवेदन देने से ठीक पहले 1 वर्ष से भारत में रह रहे हैं, उन्हें जो है पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्त भी रहता है, और जैसे ये शर्त क्या क्या है कि जो इच्छुक व्यक्ति है उसको भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा का ओथ लेना पड़ता है। भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा शपथ लेनी है, तभी वो जो है पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और इस शपथ का प्रारूप क्या है, तो इस शपथ का प्रारूप जो है वो नागरिकता अधिनियम 1955 में दिया जाता है। नागरिकता अधिनियम 1955, वो भी कहाँ पर, तो इसकी दूसरी अनुसूची में दिया जाता है। तो ये ओथ लेना पड़ेगा, तभी वो पंजीकरण के द्वारा नागरिक बन सकता है। तो और एक चीज़ जो आखिरी चौथी चीज़ जो है वो है देशीयकरण द्वारा नागरिकता। सिटीजनशिप थ्रू
नेचुरलाइजेशन, और इसकी चर्चा जो है वो धारा 6 में किया गया है। नागरिकता संशोधन जो नागरिकता अधिनियम 1955 उसके धारा 6 में किया गया है, और इसमें जो है स्पष्ट किया गया है कि देशीयकरण द्वारा नागरिक बनने का अर्थ जो है वो लंबे निवास के आधार पर किसी देश का नागरिक बन जाने से, यानी जो लंबे समय तक देश में रह रहा है उसके लिए देशीयकरण द्वारा नागरिकता का विकल्प दिया गया है। और इसमें जो है जो पहले 3 वर्ग दिए गए हैं उसमें जो व्यक्ति शामिल नहीं होता है उसे देशीयकरण द्वारा नागरिकता का विकल्प दिया गया है। और केंद्र सरकार को अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति जो अवैध और प्रवासी नहीं है उसको देशीयकरण द्वारा नागरिकता का प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। ये जो है केंद्र सरकार के पास अधिकार है, केंद्र सरकार को जो है अधिकार है जो व्यक्ति जो है वो अवैध अप्रवासी नहीं है उसको जो है देशीयकरण का प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। और ये प्रमाण पत्र उसी को जारी होगा जो निम्नलिखित में जितनी भी शर्त हैं इनकी सभी शर्त पूरी करता हो। यहाँ पर ध्यान देने बात ये बात है कि इसमें पूरी शर्त की चर्चा की गई है, और वो क्या है, तो शर्त में है कि वह किसी ऐसे देश का नागरिक या प्रजा, इसको सब्जेक्ट नहीं है जहां भारतीय नागरिकों के देशीयकरण द्वारा नागरिक बनने पर रोक लगाई गई है। नागरिक बनने पर रोक लगाई, क्योंकि वो जिस देश में देशीयकरण द्वारा नागरिक बनने पर रोक लगाई गई है वो वहाँ से जो है नहीं होना चाहिए। दूसरा शर्त है इसके लिए कि यदि वो किसी अन्य देश का नागरिक है तो वचन देता है कि भारत में नागरिकता का आवेदन स्वीकृत होने पर जो है वो दूसरे देश की नागरिकता त्याग देगा। आवेदन स्वीकृत होने पर वो उस देश की नागरिकता त्याग देगा। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त जो है वो पिछले 12 महीनों से भारत में निवास कर रहा है या भारत सरकार की सेवा में है या आंशिक तौर पर दोनों स्थिति में। तीसरी चीज़ है कि जो वो 12 महीने रहा, 12 महीने
की अवधि से एकदम पहले के 14 वर्षों में वह कम से कम 11 वर्ष भारत में रहा है या भारत सरकार की सेवा में रहा है या आंशिक तौर पर डोमेस्टिक में रहा है। अगला शर्त है कि वह अच्छे चरित्र का है। और अगला है कि वह संविधान के 8वीं जो अनुसूची है जिसमें भाषा दिया गया है उसमें निर्दिष्ट भाषाओं में से किसी एक का किसी एक में से किसी एक का पर्याप्त ज्ञान रखता है। इसके अलावा है वह देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के बाद भारत में रहने या भारत सरकार की सेवा में रहने का इरादा रखता है या फिर किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कार्य करने का इरादा रखता है जिसकी सदस्यता भारत के पास होनी चाहिए, जिसकी सदस्यता भारत की। तो ये जो है सभी शर्त उन्हें पूरा करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है भारत सरकार को यह भी अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को जो है विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य में से किसी क्षेत्र में अगर उसको विशिष्ट योगदान दिया है तो उसको भी जो है वो देशीयकरण के तौर पर भारत का नागरिक का प्रमाण पत्र दे सकता है। जैसे कि भारत सरकार जो है ये आधार क्या क्या है, तो आधार जो है विज्ञान है, दर्शन है, कला है, साहित्य है, इसके अलावा विश्व शांति या फिर मानव प्रगति, ह्यूमन प्रोग्रेस, इसमें से किसी क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान दिया हो तो उपरोक्त शर्तों में से किसी या सभी के अभाव में भी उसे देशीयकरण द्वारा नागरिकता का प्रमाण पत्र दे सकते। ये भारत सरकार का अधिकार है, ये भारत सरकार का अधिकार। ये अधिकार देने का मतलब ये था कि जो जिनके पास विशिष्ट क्षेत्रों की जो है ज्ञान होता है उन्हें भी जो है भारत का नागरिक बनाया जा सके, इसलिए दिया था। और इसके लिए शर्त क्या है कि उन्हें जो है भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ लेना, भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने का
नियम है। और शपथ जो है वही है जो 1955 में जो है जो अधिनियम है उसकी दूसरी अनुसूची में शामिल है। तो ये शपथ है उसे मानना पड़ेगा। तो भारत सरकार के साथ कर्तव्य देशी अगली चीजें हैं राज्य क्षेत्र के समावेशन द्वारा अगर किसी राज्य क्षेत्र को भारत में समावेशन किया गया है तो उसकी नागरिकता और ये जो है ये धारा 7 में इसकी चर्चा की गई है। इसके अनुसार कहा गया है कि यदि कोई भूभाग भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होता है तो भारत सरकार अपने राजपत्र ऑफिशियल गजट में अधिसूचित आदेश के माध्यम से घोषणा कर सकती है कि उस भूभाग से संबंधित कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे तथा उन्हें किस स्थिति से भारत का नागरिक माना जाएगा, किस स्थिति से भारत का नागरिक माना जाएगा। अब जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि भारत जो है पौंडीचेरी को अपना हिस्सा बनाया था तो केंद्र सरकार जो है नागरिकता पौंडीचेरी आदेश 1962 जारी किया था। पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 जारी किया था और इससे जो क्या हुआ था कि पौंडीचेरी में रहने वाले हर एक निवासी जो है भारत की नागरिकता थे। अब आगे देखते हैं, ये तो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके थे। अब देखते हैं कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। ऐसा नागरिकता टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। और ये जो है नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8, 9, 10 से संबंधित है। जैसे कि एक है तरीका में नागरिकता का परित्याग। सिटीजनशिप कोई आदमी जो है अपनी स्वेच्छा से नागरिकता का परित्याग कर देता है, यानी इसको कैसे लिखा जाएगा? पूरी आयु व क्षमता का कोई भारतीय नागरिक चाहे तो निर्धारित प्रारूप के तहत
नागरिक अपनी नागरिकता इत्यादि की घोषणा कर सकता है। ये जो है धारा 8 में है, घोषणा कर सकता है। और जब वो घोषणा जो है केंद्र सरकार द्वारा, जब घोषणा केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत कर ली जाती है तो भारत का नागरिक माना जाता है, तो भारत का नागरिक नहीं रह जाता। लेकिन इसमें भी एक शर्त दिया गया है, और उसमें शर्त क्या है? शर्त है कि यदि वह घोषणा जो है किसी युद्ध के समय करता है, यदि वह घोषणा किसी ऐसे युद्ध के समय करता है कि दौरान की गई है, जिसमें भारत भी शामिल है, तो ये घोषणा जो है, घोषणा का पंजीकरण भारत सरकार तब तक रोक सकती है जब तक उसको उचित लगेगा। तो ये शर्त इसमें लिख दिया गया है। जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उसके अवयस्क बच्चे स्वतः भारतीय नागरिकता खो देते हैं। लेकिन यदि वे बच्चे वयस्क होने के 1 वर्ष के भीतर निर्धारित प्रारूप के तहत भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो वो भारतीय नागरिकता उसे मिल सकती है, उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। दूसरा जो है, दूसरी चीजें हैं नागरिकता की समाप्ति। कोई जो है भारत का नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है, स्वीकार कर लेता है, तो वो भारत का नागरिक, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। और वो स्वीकार जो है, चाहे वो देशीयकरण द्वारा करे या फिर पंजीकरण द्वारा करे या फिर किसी अन्य तरीके से, तो उसकी नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। और इसकी चर्चा जो है अगला है नागरिकता से वंचित। नागरिकता की समाप्ति, इसमें भी जो है वो युद्ध वाली जो स्थिति है इसमें भी लागू होती है नागरिकता की समाप्ति। इसकी चर्चा धारा 10 में है। और इसमें क्या कहा गया है? केंद्र सरकार को अधिकार है कि यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि देशीयकरण, पंजीकरण, वंशकरण या राज्य क्षेत्र के समावेशन के आधार पर भारत का नागरिक
बने किसी व्यक्ति का भारतीय नागरिक बनी रहना, सार्वजनिक हित में बनी रहना, सार्वजनिक हित में, पब्लिक को सार्वजनिक हित में ठीक नहीं है तो वह उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है, नागरिकता से वंचित कर सकती है। अब जो व्यक्ति जो है जन्म के आधार पर जिसे नागरिकता प्रदान किया गया उसे नागरिकता से कभी वंचित नहीं किया जाता है। जन्म के आधार पर जिसे नागरिकता प्राप्त है उसे कभी भी किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीजें बाकी जो शेष नागरिक है, ठीक है, जन्म के आधार के अलावा शेष नागरिकों को नागरिकता से वंचित किए जाने के आधार। इसमें कौन कौन सा आधार है? पहला है कोई छल द्वारा या फिर झूठ बोलकर या फिर वास्तविक तथ्य छिपाकर नागरिकता प्राप्त किया तो उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, या फिर वो संविधान के प्रति, यानी भारतीय संविधान के प्रति अनादर या अनिष्ठा की अभिव्यक्ति है तो उसे वंचित किया जा सकता है। तीसरी चीज है उसने जो है किसी युद्ध के समय जिसमें भारत शामिल था शत्रु देश का साथ किया, शत्रु देश के साथ में अवैध रूप से, चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो, कोई व्यापार या जानकारी इससे क्या होगा, देश को नुकसान पहुंच सकता है, उसे भी जो है नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। चौथी चीजें हैं अगर उसको जो है पंजीकरण या देशीयकरण से नागरिकता मिला है और आरंभिक 5 वर्ष में वो व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि की सजा हो जाती है तो उसे भी किया जा सकता है, यानी नागरिक के रूप में पंजीकरण या देशीयकरण के बाद आरंभिक 5 वर्षों में वह व्यक्ति किसी भी देश में 2 वर्षों या उससे अधिक अवधि के लिए कारावास में तो इसे भी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, या फिर वह नागरिक पिछले 7 वर्षों से साधारणतः भारत से बाहर
रह रहा हो और इस दौरान वह न तो किसी शिक्षा संस्थान में पढ़ा, न ही भारत सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सेवा में लगा हो जिसमें भारत को एक सदस्य, तो इसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अब नागरिकता से जुड़े हुए कुछ अन्य पक्ष हैं, ठीक है, जैसे कि एक होता है जहाज पे जन्मे बच्चों की नागरिकता। ये रोचक प्रश्न है, इसको देखते हैं। नागरिकता से जुड़ा ये रोचक प्रश्न है। अगर किसी बच्चे का जन्म जो है किसी हवाई जहाज या हवाई जहाज या फिर पानी का जहाज है, ठीक है, और जो है अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान तो उसे किस देश की नागरिकता प्राप्त होगी। तो इस संबंध में जो है सभी देश जो है वो एक नियम पर सहमत नहीं है। इसके लिए कोई जो है एक नियम नहीं है, ठीक है। सब अलग अलग देश जो है अलग अलग तरह के नियम मानते हैं, ठीक है। सबसे प्रचलित नियम तो ये है इसको कि जिस देश में जहाज पंजीकृत है, जिस देश में जहाज पंजीकृत है, बच्चे को भी उसी देश की नागरिकता दी जाएगी। दूसरी चीज़ ये है, ये नियम इंग्लैंड वगैरह मानते हैं, यूएसए भी इसको मानता है। दूसरा जो है वो है जमीन के अधिकार, और इसे क्या कहा जाता है, दशलाई, ठीक है। इस सिद्धांत को कुछ देश जो है वो महत्व देते हैं कि जन्म के समय जहाज जिस देश के राज्य क्षेत्र में होगा, जिस देश के राज्य क्षेत्र में बच्चे को उसी देश की नागरिकता दी जानी चाहिए, ठीक है। और अभी जो है यूएसए में यही नियम प्रचलित है। यदि अमेरिकी सीमाओं के भीतर किसी भी जगह पर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो अमेरिकी नागरिक हो जाता है। इसके विपरीत जो है एक है रक्त के अधिकार का भी सिद्धांत है, रक्त के अधिकार, जस्ट इसका भी अनुसरण कुछ देश करते हैं। और इसमें क्या होता है, तो बच्चे के जो माता पिता हैं, बच्चे की नागरिकता का फैसला जो है उसके माता पिता करते हैं। बच्चे की नागरिकता का फैसला उसके माता पिता की नागरिकता से, उसके मम्मी पापा जहाँ के नागरिक होंगे उसे वहाँ की नागरिकता दी जाएगी। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे का जन्म किस स्थान पे हुआ है। और ये चीज़ें जो है जैसे कि अफ्रीका के कुछ देश में ये नियम प्रचलित है, और कुछ देश जो है वो बीच का रास्ता निकालते हैं, ठीक है। यानी कुछ शर्त के साथ जो है दोनों का विकल्प रखते हैं, और दोनों का जो विकल्प है, दोनों विकल्प जो है वो फ्रांस में देखने को मिलता है, दोनों का मिश्रण। यानी कि वहाँ पर माता पिता के देश की नागरिकता उस पर भी ध्यान देते हैं। दूसरी चीज़ें जो है जन्म के
समय देश का भी ध्यान रखते हैं, इसका भी ध्यान रखते हैं। लेकिन अपना भारत का जहाँ प्रश्न है, भारत के मामले में क्या होता है, तो यहाँ पर जो है नागरिकता अधिनियम 1955 है और इसके लिए एक धारा बनाया गया है, वह है धारा 2, जिसमें जो है यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी स्थिति में जन्म लेने वाले बच्चे को उस देश का नागरिक माना जाएगा जिस देश में वह जहाज पंजीकृत किया गया है। ये भारत के मामले में लागू होता है। इसी तरह एक चीज़ है कि जन्म से, एक प्रश्न है, जन्म से प्राप्त और अन्य आधारों पर प्राप्त नागरिकता में क्या क्या अंतर है। नागरिकता ये अंतर, जिसे जन्म से प्राप्त नागरिकता हो गया और जिसे अन्य तरीके से नागरिकता प्राप्त है, उसमें अंतर क्या है। तो कुछ देश जो है अपने सभी नागरिकों को बराबर अधिकार देते हैं और कुछ देश में जन्म से नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों शेष नागरिकों की तुलना में कुछ विशेषाधिकार दिए जाने का प्रचलन है। लेकिन जहाँ तक भारत का प्रश्न है, तो भारत जो है इसके संबंध में जो है, जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, अधिनियम 1955, उसकी धारा जो है 10 एक अंतर पैदा करती है। और ये अंतर क्या है कि इस धारा के अनुसार भारत सरकार सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित कर सकती है जो पंजीकरण या देशीयकरण के माध्यम से नागरिक बने हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने वाले को किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। और यही अंतर जो है इसमें ये धारा 10 के तहत जो ये अंतर पैदा किया गया है। और दूसरे देशों को देखें तो जैसे कि अगर हम लोग यूएसए को देखें तो वहाँ पर एक विशेष अंतर है इन दोनों मामले में, और वो अंतर जो है पोस्ट के लिए है। जैसे कि अगर वहाँ पर राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का पद जो है, इस पद पर वही व्यक्ति जो है आसीन हो सकता है। आसीन हो सकता है जो जन्म से अमेरिकी नागरिक है, यानी कि वो अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करता है तो वो वहाँ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है। वो जन्म से अगर अमेरिका का नागरिक है तो वो जो है वहाँ का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन सकता है। ये था एक चीज़ जो है वो हमेशा सब चर्चे में रहता है, और वो है राष्ट्रीय पहचान पत्र, इसको नेशनल
आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। इसकी भी चर्चा जो है नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया है। और जैसे कि उसी में जब संशोधन हुआ था 2003 में संशोधन हुआ था, और ये जो है 2004 में पारित किया गया, लागू हुआ था 2004 में पारित तथा लागू हुआ था। और 2003 में संशोधन के माध्यम से एक नागरिकता अधिनियम 1955 में एक धारा जोड़ा गया, वो धारा था 14, जिसके तहत जो है केंद्र सरकार को शक्ति दिया गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है कि वह भारत के प्रत्येक नागरिक का अनिवार्य पंजीकरण कर सकती है, अनिवार्य पंजीकरण कर सकती है, तथा इस आशय से प्रत्येक नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकते हैं। और इस धारा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नागरिकों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया भी निर्धारित की जाएगी। और इसी संशोधन के लिए जो है आधार कार्ड की व्यवस्था की है, आधार कार्ड की व्यवस्था जो है वो लागू किया गया। और इसके तहत आधार कार्ड में क्या होता है कि आधार कार्ड में एक विशिष्ट पहचान नंबर दिया जाता है, संख्या दिया जाता है, इसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। ये दिया जाता है। और आधार कार्ड का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि वास्तविक जो लाभार्थी हैं उसको सब्सिडी राशि जो है बिना किसी भ्रष्टाचार के पहुंचाना, ये था। दूसरा उद्देश्य ये भी कह सकते हैं देखिए कि अवैध प्रवासियों और आतंकवाद जैसे मुद्दे से निपटने के लिए भी ये जरूरी था। आतंकवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए हर व्यक्ति की पहचान करना। तो इस तरह से आधार कार्ड लाया गया था। और इसी के आधार पर जो है 2009 में आधार योजना लागू किया गया, और 2009 में जो है इसी चीज के लिए जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया 2009 में। और वर्तमान में ये योजना जो है साकार होने लगी है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है मतलब लगभग सभी लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं, और जो है उन्हें जो है किसी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा जो है पैसे प्राप्त हो जाते हैं। और बहुत अभी मतलब अलग अलग उद्देश्यों में भी आधार कार्ड का उपयोग किया जाता है। अब एक चीज़ ये है कि राष्ट्रमंडल नागरिकता क्या होती है।
इसको कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप कहते हैं। कॉमनवेल्थ नागरिकता जो है ये एक विशिष्ट दर्जा है जो ब्रिटेन द्वारा कॉमनवेल्थ देशों के सदस्यों को दिया जाता है। और इस आधार पर कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो ब्रिटेन का नागरिक बन गया है। ब्रिटेन की नागरिकता या पासपोर्ट का दावा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इसके तहत जो है वीजा संबंधी नियम में कुछ सुविधा जरूर प्रदान की जाती है। लेकिन भारत के मामले में भारत जो है वो नागरिकों को कॉमनवेल्थ नागरिकता की स्पष्ट व्याख्या कर दिया है। और वो जो है व्याख्या नागरिकता अधिनियम 1955 में देखने को मिलता है। नागरिकता अधिनियम 1955 में देखने को मिलता है। और इसमें एक धारा है 11 और इसका जो शीर्षक दिया गया है कॉमनवेल्थ नागरिकता। इसके तहत भारत सरकार ने कॉमनवेल्थ के उन देशों के नागरिकों को कॉमनवेल्थ नागरिक का दर्जा या विशेष सुविधाएं दी जानी थी जिन्होंने भारतीय नागरिकों के लिए समान सुविधा घोषित की हुई है। समान सुविधाएं घोषित की हुई। लेकिन जब 2003 में संशोधन किया गया तो उसमें जो है ये इस धारा को निरसित कर दिया गया। इन्हें हटा दिया गया। तो ये चीज़ थी। लेकिन इसका अर्थ ये था कि सरकार जो कॉमनवेल्थ गेम किया जाता है उसकी वजह से यहाँ के नागरिकों को खेल की दृष्टि से सुविधा प्राप्त हो, ये चीज़ें किया गया था। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे।